यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये तो आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे। पर अगर ये बात है तो जाहिर सी बात है कि इसकी एनर्जी भी बहुत होगी। अगर आप किसी एक यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में स्थित एनर्जी की बात करें, या फिर आप एग्जांपल ले हमारे सूरज का, जो खरबों सालों से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि हमारे यूनिवर्स की एनर्जी को मापना या फिर उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, राइट? नहीं, नामुमकिन शायद कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भले ही हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10 टू द पावर 80 पार्टिकल्स हैं, फिर भी हमारे यूनिवर्स की एनर्जी 0 है। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर वीडियो को अंत तक देखिए, शायद उसके बाद आपका विचार बदल जाए। लाइट, मैटर और एंटी मैटर को ही वैज्ञानिक पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और हाँ, आपको तो पता ही होगा कि ये हमारे यूनिवर्स में हर जगह है, आपके आसपास या खरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी गैलेक्सी में। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी 2 या उससे अधिक पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल्स जैसे लाइट, मैटर और एंटी मैटर्स के बीच उत्पन्न हुई ग्रेविटेशनल फोर्सेस में नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स पाई जाती है। अगर आप ब्रह्मांड के टोटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो वो बराबर है टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। तो इसका मतलब साफ है कि यूनिवर्स की एनर्जी वास्तव में 0 है। पर नेगेटिव एनर्जी आखिर होता क्या है? स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में अपनी किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कोई 2 मैटर जो एक दूसरे से बहुत नजदीक है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी की मात्रा कम पाई जाती है। वहीं सेम 2 मैटर अगर एक दूसरे से दूर हो तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी 2 मैटर को एक दूसरे से अलग करना है तो उसके लिए अधिक एनर्जी लगेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही मैटर को इसके विपरीत पास लाता है। और क्योंकि किसी 2 या 2 से अधिक मैटर को अलग करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो ग्रेविटी जो ऐसा करने से रोकती है वो जरूर पॉजिटिव एनर्जी के विपरीत नेगेटिव एनर्जी यूज करती होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव एनर्जी से बनी होती है और ब्रह्मांड में ये हर जगह यूनिफॉर्मली पाई जाती है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की एनर्जी 0 है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट द्वारा लिखे गए ऐसे ए यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग में इस बात को अच्छे से समझाया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस ऐसे में क्या लिखा था। अगर आप किसी गेंद को जो रेस्ट पोजीशन पे है या फिर गेंद 0 स्टेट पे है, उसको ऊपर से गिराओगे तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अर्थात उसकी एनर्जी ऑफ मोशन भी बढ़ेगी। पर जैसे ही ये गेंद अर्थ के सरफेस के नजदीक आता जाएगा, इसकी एनर्जी में बढ़ोतरी को एक बड़ी नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी बैलेंस कर देगी। तो अंत में गेंद पे लगी दोनों ही एनर्जी का सम 0 के बराबर होगा। दूसरे भाषा में कहें तो गेंद की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पर उसी समय पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही बढ़ती है। जो गेंद आपके फेंके जाने के पहले 0 एनर्जी स्टेट में था, वो फेंके जाने के बावजूद 0 एनर्जी स्टेट में ही है। हम पूरे ब्रह्मांड को इस गेंद से कंपेयर कर सकते हैं। बिग बैंग के धमाके के पहले यूनिवर्स बिल्कुल गेंद की तरह रेस्ट पे था, और जैसे ही बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड में लाइट और मैटर मूव करने लगा, जिससे गेंद की तरह पॉजिटिव एनर्जी बनने लगी। पर सभी पार्टिकल्स के बीच बने ग्रेविटेशनल फील्ड ने नेगेटिव एनर्जी बनाई। सो द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स 0। पर अब सवाल ये है कि पहले स्थान पे गेंद गिरा ही क्यों? कैसे कोई चीज जो बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स की बनी है वो बिना किसी कारण गिर गई? वैज्ञानिक भी इसका जवाब पक्के तौर पे नहीं बता सकते। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। साथ ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।